विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय कुल सचिव महोदय आदरणीय प्रोफेसर ID तिवारी सर एवं आयोजक की अध्यक्षता कर रहे हमारे कला संकाय के अधिष्ठाता परम सम्माननीय प्रोफेसर काशीनाथ तिवारी सर जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण सादर आमंत्रित एवं सादर प्रणाम। अभी अतिथि स्वागत संबोधन हेतु मैं प्रोफेसर राजन यादव सर अधिष्ठाता कला संकाय छात्र कल्याण एवं दृष्टि कला संकाय को आमंत्रित करती हूँ। तो याद है यादव महोदय यूथ समिट 2023 सेमिनार में मैं इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर ID तिवारी सर जी का स्वागत करता हूं। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर काशीनाथ तिवारी सर जी का स्वागत करता हूं। वक्ता के रूप में विराजमान डॉक्टर कौस्तुभ रंजन मिश्र जी का भी स्वागत है। डॉक्टर जे मोहन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट का भी स्वागत है और सभी हमारे प्राध्यापक वृंद शोधार्थी गण और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए मैं संचालिका को आमंत्रित करता हूं वक्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए वक्तागणों को आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय उपस्थित जनों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि वैश्विक स्तर पर आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और समूचा विश्व इस चिंतन में लगा हुआ है कि किस तरह हम अपने पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से बचाकर इसकी प्रकृति के अनुरूप रख सकें तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाकर हम अपनी वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी को किसी भी तरह के आपदा और जोखिम से बचा सकें। पुरखा के रोपे रुख राई कर डालन ठुक ठुक ले, जिंदगी के छैयाँ बढ़ा गे अब का कर पो मुछ ले। तो ये सब प्रकृति की देन है। हम जो जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ प्रकृति है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति को संजो कर रखें। तो इस वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर कौस्तुभ रंजन जी मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सरिता। Respected chairperson of the session, Professor Kashinath Tiwari sir, respected chief guest Professor ID Tiwari sir, Dean Students Welfare Professor Rajan Yadav sir, the co-speaker for this session Dr. J. Mohan, झा सर, पूर्णिमा मैडम, नागवंशी सर, प्रियंका, रिसर्च स्कॉलर्स, dear students and all the participants who are present here, मैं अपनी बात दोनों भाषाओं में रखूँगा और यादव सर को सबसे पहले अधिष्ठाता छात्र कल्याण होने के नाते धन्यवाद देता हूँ कि सर ने मुझे बोलने का मौका दिया और पता नहीं क्यों मेरा चुनाव किया, पर धन्यवाद यादव सर को कि सर ने मुझे सक्षम समझा कि मैं ये बात आप तक पहुंचा सकूं।
मैं जो बात आपके साथ करूँगा ये 3-4 तरीके से डिवाइडेड होगी, 3-4 सेक्शंस में हम बातें करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें होंगी। और मैं आपका ध्यान G20 की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा। Y20 क्या है उसकी भी बात हम करेंगे, और ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसकी भी बात करेंगे। कुछ तथ्यों की भी जानकारी मैं आपको दूंगा जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि अभी स्थिति क्या है। और फाइनली जो है कि हमारी परंपरा में, हमारे साहित्य में इसका किस प्रकार से वर्णन हुआ है, ये बातें करते हुए मैं अपनी बात जो है वो समाप्त करूँगा। जो आयोजन हम कर रहे हैं, यादव सर ने बताया कि G20 की अध्यक्षता भारत इस वर्ष कर रहा है और यह कार्यक्रम भारत में होना है, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। मैं शुरुआत अपनी जो बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मैं शुरुआत जो है वो G20 के लोगो से ही करूँगा। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें, आप बैनर पर भी देख रहे होंगे बने हुए 2 लोगो हैं, G20 और Y20 के लोगो हैं। और अगर आप विस्तार से इन लोगों को देखेंगे, आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी G20 और Y20 को लेकर डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं, उनमें आप जाके देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। मेरे पास ये लोगो है भी, मैं कितने लोग देख सकते हैं पता नहीं, बट ये G20 का लोगो है, ठीक है। इस लोगो में इस लोगो की जो कुछ खास बातें हैं वो, अगर कलरफुल जब आप इस लोगो को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे कलर्स जो हैं वो मिक्स हैं, और ये जो सारे कलर्स हैं ये लिए गए हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज से। तो इसके अंदर जो है केसरिया भी है, हरा भी है, सफ़ेद भी है, ब्लू भी है, ये सारे रंग इसमें समाहित हैं, आप देख भी सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज से लिए गए हैं। तो सर्वप्रथम तो सम्मान हमने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्र का किया है इस लोगों को बनाने में। और इस लोगों के अंदर 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, पीछे पृथ्वी दिख रही है और आगे कमल का फूल दिख रहा है। तो कमल राष्ट्रीय पुष्प है हमारा, इसलिए वहाँ पर रखा गया है। और पृथ्वी, जिसको बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लैनेट अर्थ, उसके लिए उसको पीछे जो है प्लैनेट अर्थ को रखा गया है, पृथ्वी का एक आकार, ग्लोब का एक आकार दिया गया है। और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका इस तरीके से निभा रहा है कि जो थीम्स डिसाइड हुए कि इन थीमों पर इस G20 में चर्चा की जाएगी, उसमें एक थीम जो है जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ। इस G20 के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे भारत लिखा हुआ है, भारत 2023 इंडिया। भारत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो यह लोगो जो है वो हमारी भाषा का भी सम्मान करता है, हिंदी भाषा का सम्मान भी इसके अंदर दिख रहा है। और ग्लोबल भाषा के रूप में इंडिया अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो ये, और इसके नीचे जो है जो प्रमुख वाक्य है इस G20 समिट की, जो सबसे प्रमुख थीम है वो लिखी हुई है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती एक परिवार के स्वरूप है, ये हमने बताने का प्रयास किया है, वसुधैव कुटुंबकम। और उसके नीचे लिखा हुआ है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो इसकी अध्यक्षता हम जरूर कर रहे हैं, पर जिन विषयों पर चर्चा होनी है इस G20 समिट में, वो सारे विषय जो हैं वो पूरे ग्लोब से रिलेटेड है, ये पूरे पृथ्वी से, हम सब लोगों से, केवल भारत के नहीं दूसरे देशों से भी जो रिलेटेड लोग हैं उन सब से रिलेटेड चीज़ है। इसीलिए इसको वसुधैव कुटुंबकम की थीम दी गई है, जो कि भारतीय महाउपनिषद से लिया गया है। और यह जो G20 समिट है ये इस चीज़ को प्रमोट करती है कि सभी प्रकार का जीवन जो इस पृथ्वी पर है, सबके प्रति हमारा भाव जो है वो सौहार्द का रहे, हम सभी प्रकार के जीवों को रेस्पेक्ट करें, उनके एग्जिस्टेंस को रेस्पेक्ट करें। ये इस थीम में डाला गया है। और ये जो थीम है ये साथ में लाइफ
जो मोटो है, जो मिशन है भारत का, जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाइफ मिशन दिया गया है, उसकी भी बात इसके अंदर की गई है। लाइफ का मिशन उन्होंने दिया, जिसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। मिशन लाइफ के नाम से वो दिया गया था। वो मिशन लाइफ इसमें झलकता है, जिसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, और कैसे हमारे जो क्लाइमेट एक्शंस हैं, कैसे हमारे एक्शंस के थ्रू, कैसे हमारे थिंकिंग के थ्रू वी कैन चेंज द एंटायर ग्लोब, वी कैन चेंज दिस डिजास्टर दैट ह्यूमन इज फेसिंग, वी कैन रिवर्स दिस डिजास्टर। इसकी बात जो है वो की गई है। अब थोड़ी बात हम अगर G20 की करें तो ये G20 क्या है? तो G20 इज बेसिकली अ फोरम जहां पर 20 देश एक साथ आए हैं और वो अपने बहुत सारे विचारों को साझा कर रहे हैं। तो G20 की जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में हुई थी, और तब किस स्तर पर शुरुआत की गई थी? अर्थव्यवस्था के चिंतन मनन के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था सबसे पहले, जिसमें गवर्नर्स, RBI के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सब एकजुट आने वाले थे। इन्फ्लेशन और ये सब जो अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही थी उसको देखते हुए आपस में चर्चा करने के लिए शुरुआत इसकी यहाँ से हुई। उसके बाद 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में ये प्लेटफॉर्म व्यापक रूप में आ गया, और देश के जो प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होने लग गए, और फिर इसने एक व्यापक रूप में जो है इसका अनावरण हुआ, और ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जो कि मेजरली इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक फोरम है। तो अर्थव्यवस्था के चिंतन और संरक्षण के लिए ये फोरम तो बना, मगर इसमें और भी चीज़ें जो है जोड़ी गई, जिसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ, स्वास्थ्य आया, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, इन सब चीज़ों की बात जो है इस G20 के अंदर की गई। तो इस तरीके से ये G20 जो है वो एक फॉर्म में आया। इस G20 के अंतर्गत 20 देश हैं। हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत लोगों को शायद पता ना हो कौन कौन से देश इस G20 में आते हैं, वो भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। ये 20 प्रांत जो हैं वो इस G20 के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ष की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, अगले वर्ष की अध्यक्षता ब्राज़ील को चली जाएगी, ब्राज़ील में ये आयोजन होगा। तो इस तरीके से ये लगातार अलग अलग देशों में होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब जिस तरीके से हमने G20 की बात की, ग्लोब 20 जो है, उसी तरीके से Y20 क्या है? तो Y का मतलब यहाँ पर यूथ से है, युवा से है। So for that reason it has been called as Y20, Youth 20. तो Y20 जो फोरम है, this is also a platform, ऑफिशियल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें जो ये 20 देश हैं इनके युवाओं से अपील की गई है, आपसे अपील की गई है। आप हैं आज के युवा, आप सब लोगों से अपील की गई है। इस G20 देश, जितने भी देश इसमें शामिल हैं, उन सब देश के युवाओं से अपील की गई है कि इन थीम्स पर आप विचार विमर्श करें और अकॉर्डिंगली उस रूप में अपने आप को ढालें, अपने एक्शन को प्लान करें। तो ये फोरम जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है Y20, इसीलिए हम लोग यहाँ पर Y20 समिट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू यूथ, ये आपसे रिलेटेड है। तो इसलिए ये सेमिनार जो है उसमें आपके थॉट प्रोसेस, आपके इन्वॉल्वमेंट का सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आपके इन्वॉल्वमेंट की। आप इसको किस रूप में देखते हैं इन सब चीज़ों को। और अलग अलग जगह जो है आयोजन हो रहे हैं Y20 समिट के।
पूरे देश भर में आयोजन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आयोजन हो रहे हैं, जिसमें Y20 समिट पर बात हो रही है। यूथ क्या योगदान कर सकता है अपना, उस पर बात हो रही है। 5 थीम्स डिसाइड हुए इस G20 समिट के अंदर। पहला जो थीम था वो था फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो कामकाज का भविष्य, उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल। पहला थीम ये था। दूसरा थीम जो आया, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर, शांति कायम रखना और सुलह, युद्ध रहित युग में प्रवेश। तीसरा जो है वो है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चौथा जो थीम था वो शेयर्ड फ्यूचर, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा। और पांचवा है हेल्थ, वेलबीइंग एंड स्पोर्ट्स, एजेंडा फॉर यूथ, स्वास्थ्य, भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा। ये 5 थीम्स हैं जिन पर चर्चा होनी है, जिसमें से एक थीम हमने आज लिया है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है और क्लाइमेट चेंज जो है, इसको 3 तरीके से देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग हमको एडॉप्ट करना होगा, जिसमें हम केवल प्रेजेंट, वर्तमान के बारे में न सोचें, हम भविष्य के बारे में भी सोचें। जो आने वाले लोग हैं उनको हम क्या सौंप रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। हाउ सस्टेनेबिलिटी कैन बी अ वे ऑफ लाइफ, व्हाट वी आर लिविंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं सुनामी का प्रकोप हो रहा है। इस तरीके से विश्व भर में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन जोखिम को, उस आपदा को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार करें। और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा को लेकर बहुत काम हो रहा है, उस पर हमको सोचने की ज़रूरत है। जैसे हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ईवीज़ आ रहे हैं, तो हरित ऊर्जा में तेज़ी से हमको माइग्रेट करने की ज़रूरत है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। ये बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा मैडम बैठी हैं, एक श्लोक आता है संस्कृत में, 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्रो, 10 पुत्रो समद्रुम। मतलब 10 पुत्र के समान, एक पेड़ 10 कुओं के समान है, एक तालाब जो है 10 सीढ़ी के कुएं के बराबर है, एक बेटा 10 तालाब के बराबर है, और एक पेड़ को 10 बेटों के बराबर बताया गया है हमारे वेदों में। तो पेड़ की, पर्यावरण की अहमियत हम इसी बात से हम अंदाज़ा लगाएं कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर है। उस दिशा में हमको सोचने की ज़रूरत है, अपने पर्यावरण के प्रति हमको सजग होने की ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा है। कुछ जो इससे रिलेटेड आंकड़े आते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हमको लगता है कि उन आंकड़ों को हम किस तरीके से देखें, मगर उन आंकड़ों को उस हद तक पहुंचाने के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। हमारी गतिविधियां हैं जिसके कारण हम इन आंकड़ों तक पहुंचे हैं। इंडिया की क्लाइमेट चेंज, जो कंट्रीज़ हैं जिनको क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव पड़ा है, उसमें इंडिया जो है 4th नंबर पर आता है। 2015 का आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा जो देश प्रभावित हुए हैं जलवायु परिवर्तन से, उसमें 4थे नंबर का देश भारत है। तो हम सबसे ज़्यादा इस डर के, इस खतरे के कगार पर हैं। और
इंडिया जो है 3 गीगाटन्स CO2 जो है लगातार प्रोड्यूस करता है, और इस आंकड़े को अगर हम बांटें तो एक व्यक्ति पर 2.5 टन्स का बोझ है। ये एमिशन का डेटा है। लगातार कार्बन एमिशन जो है बढ़ रहा है, हमारे व्हीकल्स के यूज़ के कारण बढ़ रहा है, हमारी अन्य गतिविधियां जो हैं उसके कारण बढ़ रहा है। तो व्हीकल्स का यूज़ हम अगर कम करें तो एमिशन कम ऑफ कोर्स होगा, साथ ही साथ हम जितने प्लांट्स लगाएंगे, जितने पौधे लगाएंगे, उससे एमिशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। हम लोग इस कक्ष क्रमांक 5 कला संकाय में बैठे हैं। आपके जो आप खिड़की की तरफ देखेंगे ये पूरा सूखा होता था एक समय में। जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया था बिल्कुल सूखा हुआ था, और 2017 में प्लांटेशन हुआ, पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। हम सब लोगों ने पौधे लगाए थे यहाँ, हम सब के लगाए हुए पौधे यहाँ हैं। आज वो बड़े पेड़ के रूप में हमको छाया दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इस परिवर्तन की ओर हमको अग्रसर होने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी हैं, अगर एक एक विद्यार्थी एक एक पौधा लगाए और उस पौधे की जिम्मेदारी वो ले ले। पौधा लगाना एक कार्य है और उसको बड़ा करना दूसरा, तो लगाने भर से काम नहीं चलेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयर फॉर दैट, उसकी रक्षा करें। तो अगर हम ये काम करेंगे, हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक अपना एक पौधा लगाए और उसकी रक्षा करे, उसकी सिंचाई करे, उसको बड़ा करने का हर संभव प्रयास करे, तो हम बहुत अच्छे वातावरण की ओर अपने विश्वविद्यालय को ले जा रहे होंगे। हमारे विश्वविद्यालय में लगातार पौधारोपण के कार्यक्रम होते रहते हैं। अंग्रेजी विभाग द्वारा अभी हम लोगों ने जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस संपन्न की क्लाइमेट चेंज को लेकर। हम लोगों को यहाँ पौधे मिले अभी, तो पौधे देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम पौधा लगाएं, उसको बढ़ाएं। तो इस विश्वविद्यालय में लगातार जो है वो हरियाली छाई रहती है, पर हम इसको जितना बढ़ा सकें, जितना इसको आगे ले जा सकें, उतना अच्छा होगा हमारे लिए। भारत जो है लगातार इजाफा कर रहा है अपने जो इसके डेवलपमेंट्स, विकास की तरफ है, क्लाइमेट चेंज की सजगता की तरफ भारत जो है लगातार अग्रसर है। और जो 63 कंट्रीज़ हैं, 63 कंट्रीज़ हैं, उसमें से भारत का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग है वो आती है 8वीं। चाइना बहुत पीछे 53-54 रैंक पर है। हमसे ऊपर सिर्फ कुछ छोटे छोटे देश जो हैं वो आ रहे हैं। तो टॉप 10 रैंकिंग में पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो आया है वो बहुत अच्छी बात है। 2023 का डेटा है, 2022 में या 21 में हम 10वें स्थान पर थे, उसमें भी हमने इम्प्रूवमेंट की है और अब हम 8वें स्थान पर आ गए। ये दिखा रहा है कि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, पर हमको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि एक तरफ अगर हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है तो दूसरी तरफ हमको इस बात को भी देखने की ज़रूरत है कि 7% ग्लोबल एमिशन जो हो रहा है कार्बन का, उसमें इंडिया 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया का योगदान 7% का है और हमारी पॉपुलेशन पूरे विश्व में 17% की है। पूरे विश्व में 17% लोग भारत में हैं और ये 17% पूरे विश्व का जो CO2 का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 7% हम करते हैं। पर ये जो 7% हम कर रहे हैं ये लगातार बढ़ रहा है, तो ग्रोथ रेट में भी हम बहुत ज़्यादा हैं। चाइना 1.9% से आगे बढ़ रहा है, पर हम जो बढ़ रहे हैं, हमारी जो तेज़ी है वो 2.2% की है, 2.2%। तो हमको उस रेट को, उस ग्रोथ रेट को कम करना है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हमारी रैंकिंग अच्छी है, बट अगर हम 2.2% के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो कल हमारी रैंकिंग बिगड़ेगी। और ये रैंकिंग का सवाल नहीं है,
ये सवाल विश्व पटल पर अपने स्थान का नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि हम एक ऐसी समस्या आज डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। तो इसलिए ये समस्या हम सब की है। इसीलिए जब ये क्लाइमेट चेंज विषय लिया गया तो क्लाइमेट चेंज विषय के अंदर ये बताया गया है, कहा गया है कि हम सब इसके ट्रस्टीज हैं, ये सब हमारे ऊपर है, हम सबको कंट्रीब्यूट करना है, एंड एवरीवन कैन मेक अ चेंज। ये इस थीम के अंदर इस बात को अहमियत दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है कि हम सब कुछ न कुछ अपने स्तर पर बदलाव कर सकते हैं। यह ज़रूरी है, सजगता भी एक बदलाव होगा। अगर हम सजग हो जाएं, ये भी एक बदलाव है। तो इस तरीके से हम लगातार प्रयास करें, क्योंकि हम ये अनुभव कर रहे हैं, जो ठंड बढ़ रही है, जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के मौसम जो हैं वो लंबे हो रहे हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण है। 0.7 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इंडिया का 2018 तक, और ये और बढ़ने की उम्मीद है अगर हमने सजगता से काम नहीं किया तो ये डेटा जो है, ये जो सारे आंकड़े हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कैसे हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। अपने कदमों को हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने प्रलय, अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो विनाश से विकास की यात्रा हमको करना बहुत ज़रूरी है, और भारत पूरे विश्व पटल पर अपना स्थान इस रूप में बनाना चाहता है कि हम विकास और हरियाली दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ये हम मैसेज, ये संदेश पूरे विश्व को दें, ये हमारा प्रयास है। पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ। पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये बात कही गई है कि 2030 तक हमको ये जो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री तक रिड्यूस करना है। 5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको रिड्यूस करें, ये बहुत ज़रूरी है। और पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट जो है वो पूरे विश्व में हुआ, क्योंकि बहुत सारे देश, लगभग 197 कंट्रीज़ जो हैं इसके अंडर आई, और उन्होंने इस बात को एग्री किया कि नहीं, इस चीज़ पर हम सबको संवाद करने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कन्वर्स अबाउट द इशूज़, दिस प्रेसिंग इशू दैट द एंटायर ग्लोब इज़ फेसिंग, पूरा विश्व जो फेस कर रहा है। और डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, सबको कहा गया कि आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, और डेवलप्ड कंट्रीज़ से, जो विकसित देश हैं, उनसे ये अपेक्षा की गई है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल मदद भी करेंगे इस समस्या से निपटने में। तो इन सब चीज़ों के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस विषय के बारे में सोचें। और सिर्फ ये विषय सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का नहीं है, नीति निर्धारण का नहीं है। नीति निर्धारण तो लगातार चल रहा है इस विषय पर, मगर नीति निर्धारण से खतरा कम होता नहीं दिख रहा है। वी नीड टू मिटिगेट द डेंजर दैट वी आर फेसिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो नीति निर्धारण है, जो पॉलिसी मेकिंग है, और जो उसका एग्जीक्यूशन है, इसमें बहुत बड़ा गैप है, फासला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उस फासले को हम कम करें। हाल फिलहाल में पिछले वर्ष काशीनाथ तिवारी सर के निर्देशन में एक इन्वायरमेंटल टास्क फोर्स बनी थी, जिसमें पूरे विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्रों का नाम है, शोधार्थियों का नाम है, शिक्षकों का नाम है। ये इन्वायरमेंटल टास्क फोर्स क्या काम कर सकता है, इसके निर्देशन में कुछ काम कराया जा सकता है सर। उससे हम Y20 को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट हम विश्वविद्यालय की ओर से भेज सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल टास्क फोर्स ने काम किया, और ये काम जो हमने किया उसकी एक रिपोर्ट ये है, ये हम गवर्नमेंट को भेज सकते हैं।
राज्य के स्तर पर भी, राष्ट्र के स्तर पर भी। यह इस विश्वविद्यालय का एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस दिशा में। हम जो भी आयोजन करें, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो आयोजन क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो सकता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैसे हो सकता है, इस दिशा में हमको सोचने की ज़रूरत है। मिशन लाइफ के बारे में जो मैंने आपको बताया, मिशन लाइफ के अंतर्गत 3 बातें कही गई हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जिनका उपयोग कम किया जा सकता है उनका उपयोग कम करें, रिड्यूस। जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, रीयूज और रिसाइकल। इन 3 चीज़ों पर जोर दिया गया है ताकि हम अपने पर्यावरण, अपनी पृथ्वी को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें। प्रो प्लैनेट पीपल की बात कही गई है कि हम आपस में जो है वो क्या करें, इस प्लैनेट की रक्षा के लिए काम करें। अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो इस प्लैनेट की रक्षा के लिए नहीं है, हम विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। हम इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम प्रो प्लैनेट पीपल बने, उस दिशा में काम करें कि हम इसको किस तरीके से कम कर सकें। और इंडिया को एक एग्जाम्पल बनना ज़रूरी है। पूरे विश्व पटल पर एक उदाहरण भारत प्रस्तुत कर सकता है जिसमें वो बात करे कि विकास और प्रकृति दोनों एक साथ चल सकते हैं, प्रकृति संरक्षण और विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसकी बात विश्व पटल पर हमें करनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। साहित्य का विद्यार्थी हूँ, यादव सर यहाँ बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में भी इस चीज़ पर बहुत बात हुई है, क्योंकि हम जो हिंदी में उसको पारिस्थितिक विमर्श कहा गया है, पारिस्थितिक चिंतन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं इको क्रिटिसिज्म। तो इस इको क्रिटिसिज्म के तहत हम प्रकृति और मनुष्य के संबंधों में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, उनको कैसे सेटल किया जा सकता है, किस प्रकार हम प्राकृतिक दृष्टि से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी साहित्य को पढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। आप सब लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जो एक फिल्म आई थी पुष्पा, देखी होगी, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। मगर पर्यावरण की दृष्टि से वो मूवी अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार उसमें पेड़ों की कटाई पर बात की गई है, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ टिम्बर। तो ये जो रीडिंग होगी, जैसे पुष्पा मूवी की अगर हम एक इको क्रिटिकल रीडिंग करें तो उसमें हम इस बात पर उसकी आलोचना करेंगे कि ये आपको नहीं दिखाना चाहिए था इस मूवी में। यही काम इको क्रिटिसिज्म का है। और रामचरितमानस में पंक्ति आती है, यादव सर बैठे हुए हैं, तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ही ज्ञान हरि लीन ही माया, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। रघुनाथ जी तारे को व्याकुल देखकर क्या कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं सार, उसकी माया, उसका अज्ञान जो है वो हर ले रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह जो शरीर है, अत्यंत अधम शरीर जो है, ये रचा गया है। तो ये 5 जो तत्व है, इसमें से कोई सा भी तत्व जो है वो प्रकृति के विपरीत तो नहीं है। इसमें प्लास्टिक नहीं आया, इसमें पैसा नहीं आया। जो रचना की गई है वो इन्हीं सब चीज़ों से की गई है। तो यह अपेक्षित है कि इन सब चीज़ों को बचाएं। एक जगह वर्णन आता है जहाँ पर लक्ष्मण और सीता पौधे लगा रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। पौधे लगा रहे हैं, उसका जिक्र है कि अलग अलग पौधे, कहीं पर सीता माँ लगा रही हैं, कहीं पर लक्ष्मण लगा रहे हैं। तो पौधारोपण के बारे में रामचरितमानस में
अध्याय आता है। तो हमारे जो परंपरा रही है, हमारा जो इतिहास रहा है, वो हमेशा प्रकृति की रक्षा के लिए रहा है और प्रकृति हमारे अस्तित्व के मूल में रही है। इसलिए हमने हमेशा प्रकृति को अपना इष्ट देव माना है, हमेशा पूजन योग्य माना है प्रकृति को, कि आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं, इसीलिए आप पूजनीय हैं। इसीलिए अलग अलग पेड़ों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो हैं और भी झारखंड के आदिवासी जो हैं बहुत सारे पर्व त्योहार मनाते हैं जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम अपनी परंपरा को देखें और उस परंपरा के अनुरूप हम काम करें। कुछ बात अंग्रेजी साहित्य की भी कर दूं। अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं। अंग्रेजी, क्योंकि रामचरितमानस का जिक्र हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं पैराडाइज लॉस्ट का भी जिक्र करूं। जॉन मिल्टन ने जो महाकाव्य लिखा पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें एडम और ईव की बात होती है, एडम और ईव के फॉल की बात होती है कि क्यों पैराडाइज से वो गिरे और फिर पूरा पृथ्वी जो है बनी, इसमें लोग आए, ये सब कुछ। मगर पैराडाइज लॉस्ट के अंदर भी एडम की जो प्राइमरी ड्यूटी थी, जो गॉड ने, भगवान ने एडम को दी थी, वो प्राइमरी ड्यूटी यही थी कि पैराडाइज में जो सब फूल पौधे हैं इनकी रक्षा करो तुम। ईव को भी यही काम था, दोनों इसी काम में लगे हुए थे। इसीलिए गार्डनिंग, प्रूनिंग, कटिंग, इन सब की खूब बात पैराडाइज लॉस्ट में हुई है। और जब वो फल जो फॉरबिडन फ्रूट था, नॉलेज का जो फ्रूट था, ईव जब खाती हैं तो सबसे पहला गिल्ट जो है पृथ्वी को होता है। उसमें वर्णन पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन करते हैं, अर्थ फेल्ट द वुंड, नाउ एवरीथिंग इज लॉस्ट। पृथ्वी कहती है अब सब कुछ खत्म हो गया इसके साथ ही। और वो जब दोनों अलग होते हैं, एडम और ईव अलग अलग दिशा में जाते हैं, ईव कहती है कि काम बहुत ज़्यादा है, हम लोग दोनों को बट के काम करना चाहिए, तब हम काम समेट पाएंगे। तो काम क्या है? वो काम वही था, पौधों को पानी देना, उनकी रक्षा करना, उनकी कटिंग करना, पैराडाइज उपवन को बहुत अच्छा रखना, यही काम था उनका। तो जो हमारे, चाहे वो अंग्रेजी का साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, चाहे हिंदी का साहित्य हो, चाहे हमारा इतिहास हो, यह महत्वपूर्ण है कि हम प्राकृतिक दृष्टि से इन सब चीज़ों को देखें। विश्वविद्यालय शोध की दिशा में लगातार काम करते हैं। तिवारी सर बैठे हुए हैं, काशीनाथ तिवारी सर बैठे हुए हैं, सब हम लोग बैठे हुए यहाँ एकत्रित हैं, ये संवाद कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो शोध हम करें इस विश्वविद्यालय में, जो रिसर्च करें, उस रिसर्च के अंदर उसका एक एनवायरमेंटल रेलिवेंस पर भी बात करें कि पर्यावरण की दृष्टि से शोध में क्या हो सकता है। पारिस्थितिक विमर्श पर हिंदी में शोध हो सकते हैं, किए जाएं। इतिहास की दृष्टि से इस पर काम हो सकता है। टी.एस. एलियट का एक लंबी कविता है वेस्टलैंड, मॉडर्न एपिक कहा गया है उसको, आधुनिक महाकाव्य कहा गया है अंग्रेजी का। उसमें लास्ट जो अंतिम अध्याय जो आता है वो व्हाट द थंडर सेड का है। तो टी.एस. एलियट कहाँ? अंग्रेजी कवि, और उदाहरण वो कहाँ से ले रहे हैं? हमारे उपनिषदों से। और वो किसकी बात करते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद से वो एक किस्सा जो है वो लेते हैं। जब प्रजापति ने मनुष्य, देवता और दानव तीनों को जो विद्या दी है, उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हमारी विद्या पूर्ण हुई, आप अब हमें कोई संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। तो वो केवल कहते हैं डा डा डा। डा 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 का अर्थ एक्चुअली जो बादल गरजते हैं उस आवाज़ से है कि प्रजापति हमसे कुछ कह रहे हैं, उसको बादल के गरजने से जोड़ा गया है। और पूछते हैं समझ गए मैंने क्या कहा? तो बोलते हैं हाँ हम समझ गए क्या कहा। तो एक एक को बुला के पूछते हैं अच्छा बताओ मैंने क्या समझा। प्रजापति उनके टीचर थे, तो सबसे पहले उन्होंने बुलाया देवताओं को कि तुमने डा से क्या समझा।
तो वो बोलते हैं हमने दम्यक समझा। दम्यक का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल की जरूरत क्यों? क्योंकि देवता हैं, उनके पास अथाह शक्तियां हैं, खूब हर्ष उल्लास आराम में रहते हैं, और उनके पास दुनिया भर की शक्तियां, इसलिए उनको कहा सेल्फ कंट्रोल। ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी है। फिर उन्होंने बुलाया इंसान को, मनुष्य को। तुमने क्या समझा? उसने कहा मैंने दत्त समझा। उसका मतलब दत्त मतलब डोनेट करना, गिव। मनुष्य बड़ा लालची है, लेने में विश्वास करता है, देने में नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं, दो, देना शुरू करो। उसका उनके मनुष्यों के लिए मैसेज वो था। और फिर अंत में दानवों को बुलाया कि तुम लोग क्या समझे? तो उन्होंने कहा दयाध्वम, मतलब कंपैशन, सौहार्द रखो, दया की भावना रखो। तो दयाध्वम उनके लिए क्यों? क्रूर थे, लोगों को मारने पीटने में मजा आता था दानवों को। तो कहा कि तुम्हारे अंदर दया की भावना जरूरी है। तो ये जो तीनों बातें डा 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 है, दत्ता, दम्य, दयाध्वम, ये तीनों वो मनुष्यों को ही ये तीनों मैसेज जो है वो आधुनिक समय में टी.एस. एलियट दे रहे हैं। हम मनुष्य आधुनिक समय में इन तीनों चीजों का पालन हमें करने की जरूरत है। हम दया करें, सेल्फ कंट्रोल रखें अपने ऊपर, और हमेशा दया, मर्सी भी दिखाएं, और लोगों को दे भी, दान भी करें। ये तीनों की बात उन्होंने कही। तो इस लिहाज से हमारा साहित्य जो है इस सब मामले में परिपूर्ण है। ऐसे अत्यंत अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहाँ हमने इन सब चीज़ों का हम जिक्र देख सकते हैं, और ज़रूरी है कि ऐसे उदाहरण को हम ढूंढें और उन उदाहरणों से हम सीखें, अपने अंदर बदलाव लाएं। ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम हमारी जीवन शैली में ये बात लाएं। और अंत में एक और संस्कृत का जो श्लोक है जो हमको प्रकृति की रक्षा के बारे में बताता है, वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम संगतम खलु शाश्वतम तत्य सर्वधारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वहनी ज्यागतम शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम। प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वो शाश्वत है। ये रिश्ता, ये संबंध शाश्वत है। जल, वायु, आकाश के सभी तत्व, अग्नि और पृथ्वी वास्तव में धारक हैं और जीवों के पालनहार हैं। तो यदि ये संबंध शाश्वत नहीं रहेगा तो यह पृथ्वी ही नहीं रहेगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और हम इस पृथ्वी पर आए हैं। मानव की कल्पना जो है वो बाद में की गई है। जब अगर हम क्रिश्चियन माइथोलॉजी को पढ़ें तो तीसरे दिन में पृथ्वी बनी थी। तो हम लोग जो है वो हम लोग मनुष्य बाद में आया और फिर इसको नुकसान करना हम लोगों ने शुरू किया। जानवर नुकसान नहीं पहुंचा रहे इस पृथ्वी को, ये हमारे कार्य हैं, ये हमारे एक्शंस हैं जिनके कारण पृथ्वी का लगातार दोहन हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ दोहन की तरफ ध्यान न दें, पर हम उसकी रक्षा कैसे उसको सिंचित कर सकते हैं, पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान दें। तो यही सब कुछ बातें हैं। और अंत में हमारा जो शांति मंत्र आता है जिसमें हमने सब चीज़ की शांति की बात की है। पृथ्वी पर शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, औषधि की शांति की बात की गई है, और सबके सर्व मंगल कामना की बात की गई है। और अंत में ओम शांति 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 कहा गया है, लेट देयर बी पीस। तो ये शांति की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में शांति हो, हमारे संबंध मधुर हो। इस दिशा में हम युवाओं को, हमको, आपको, हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसी शांति मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बोलने का समय दिया आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। और ओम शांति शांति शांति।